Namaskar दोस्तों, वेलकम टू रमती जोगन. Whoever said it's not about the destination at all, but all about the journey has to be talking about स्पीति. स्पीति के 2 एपिसोड्स रूट एंड ट्रांसपोर्टेशन और फूड एंड मेडिसिन को लेकर आ चुके हैं. आइए चलते हैं तीसरे एपिसोड की ओर, जो कि है स्टे एंड अकोमोडेशन स्पेशल. गुड मॉर्निंग दोस्तों. और आज हम हैं ताबो में, और इत्तेफाक की बात है कि ताबो में जहां हम रुके हैं उस होटल में ये पहला ही हम लोग कस्टमर्स हैं. आइए मिलते हैं होटल के ओनर लोभ सिंह जी से. नमस्ते जी. तो कब से शुरू हुआ है आपका होटल? होटल अभी आप लोग फर्स्ट गेस्ट है हमारे, और ये जो हमारा रेस्टोरेंट है ना, ये मतलब 2-3 साल हो गया, और रूम्स का आप लोग फर्स्ट मतलब उद्घाटन आप लोगों ने किया. तो अभी 5 कमरे हैं. अभी देखते हैं सीजन के लिए बुकिंग तो काफी मतलब ठीक है. हाँ. देखेंगे आगे कैसे चलता है. और बहुत अच्छे स्पेशियस इनके रूम्स हैं. बहुत अच्छी जगह बना हुआ है. पीछे की तरफ एप्पल का गार्डन है और आगे की तरफ भी व्यू शानदार है. तो होटल कुल मिला के वर्थ इट है, रहने के लायक है. और आप कुछ बता रहे थे यहाँ के बारे में, जो ट्रैकिंग का. हाँ, वो पीछे यहाँ से 4 किलोमीटर गाँव है ना. तो जी. अभी जितना भी मेरा ग्रुप चल रहा है सबका 2 नाइट्स थे. एक दिन रेस्ट करा रहे हैं, दूसरा दिन ट्रैक करा रहे हैं उनको. अच्छा, एक्लेमेटाइज करने के लिए. फिर धीरे धीरे आगे जा सकते हैं ना. ठीक है. वहाँ से मनाली. तो दिल्ली से आने वालों को आप क्या सलाह देते हैं कि शिमला पहुंचने के बाद कहाँ पहला स्टे करना दिल्ली चाहिए? वालों को देखो, अभी एकदम हाई पे नहीं आना चाहिए. पहला दिन आप दिल्ली से आते हो तो शिमला, फिर सांगला, छितकुल, कल्पा, धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होते रहते हैं ना बॉडी. बिल्कुल. कोई दिक्कत नहीं होता. कोई इस तरह से आते है. ये कोई क्या करता है, शिमला से डायरेक्ट कज़ आ जाता है, घूमने का मजा भी नहीं आता है, पूरा बिल्कुल खराब हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो धीरे धीरे आओ, वो बढ़िया रहता है आपका. चलिए ठीक है लोभ सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और मैं सबसे, अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि आप आइए. नए बने हुए इस होटल का फायदा उठाने का समय है. आप आइए और यहाँ रहिए. कम दाम में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी. लोभ सिंह जी का नंबर मैं वीडियो के नीचे आपको दे दूंगी, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू जी. स्पीति ट्रिप में हर जगह पर आपको अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यानी कि रहने के लिए आपको होटल्स और होम स्टेज बहुत सारे मिलेंगे. मई और जून के महीने को छोड़कर बाकी महीनों में आप जब भी कभी आएंगे आपको प्री बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है. आप एट दैट मोमेंट बुकिंग करवा सकते हैं, बार्गेन भी कर सकते हैं. और इधर होम स्टे का कल्चर काफ़ी अच्छा है. खाना वहीं पर मिलता है और यहाँ होटल्स और होम स्टेज में खाना बहुत डिलीशियस होता है. इनफैक्ट आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि पूरे इंडिया में घूमने के बाद में स्पीति मुझे सबसे सस्ता लगा ठहरने के हिसाब से. अब देखो चल रही मूवमेंट कर रही. बैलेंस देखो इन पर, ऊपर वाले. बस आई बैग्स नहीं दिखा. इसको देखो पहले नंबर वाले. रास्ते भर चले इन खूबसूरत नज़ारों की मंजिल थी गिऊ गांव. स्पीति का बहुत ही खूबसूरत और एक छोटा सा गांव है गिऊ, जिसकी आबादी सिर्फ 200 है. रिकोंगपियो से काजा जाते हुए सुमदो के बाद 10 किलोमीटर के बाद ये गांव पड़ता है. और अगर आप काजा से रिकोंगपियो जा रहे हैं तो ताबो के 30 किलोमीटर बाद ये पड़ता है. यहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ की मोनेस्ट्री, और एक रहस्यमयी चीज़ जो कि स्पीति आने के कारणों में से एक कारण थी. राइट साइड चाइना की तरफ को. पीछे वालों को बता दो थोड़ा, उन्होंने लगा रखे खाना. वेदर देखो सामने, वो सामने. हाँ, मतलब इसके राइट लेफ्ट में 15 और 17 किलोमीटर का फर्क है. स्पीति में मौसम कोई भी करवट क्यों न ले, हर नज़ारा खूबसूरत होता है. बीच में बारिश भी आ गई तो भी बहुत सुंदर था. धूप निकल आई तो बादल भी बहुत सुंदर थे. कुल मिलाकर स्पीति एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है
खूबसूरती को, प्रकृति को निहारने का। और आज तो वैसे भी रोमांच अपने चरम पर था, क्योंकि मैं जा रही थी लाइव मम्मी देखने। आप लोगों ने भी बचपन में कॉमिक्स में, कहानियों में या फिल्मों में मम्मी देखी होंगी, और हम लोगों के मन में इजिप्शियन मम्मी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं। और उन्हीं में से एक मम्मी को देखने के लिए मैं पहुंच चुकी थी गियो मोनेस्ट्री। ये सामने नई बन रही गियो मोनेस्ट्री है और इसी के बगल में है पुराना टेम्पल। कहते हैं कि दुनिया भर में इस समय 24 या 25 लाइव ममीज़ हैं और ये उन्हीं में से एक है। सामने दिखाई दे रहे सफ़ेद मंदिर में वो मम्मी रखी हुई है और पीछे विशालकाय नई मोनेस्ट्री बनने की तैयारी हो रही है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, हम आ गए हैं गियो मोनेस्ट्री। ये मेरे पीछे गियो मोनेस्ट्री है और चाइना यहाँ से इतना नज़दीक है कि यहाँ पे आने के बाद में ज़्यादातर लोगों के जिनके एप्पल के फ़ोन थे स्मार्टफोन्स थे, इट्स 11:50 और उनके फ़ोन में शो कर रहा है 2:20, 2:30। तो चाइना का टाइम लग गया यहाँ आते ही। किधर है सर बॉर्डर? टाइम चेंज हो गया हम में से कईयों के फ़ोन में, यहाँ आके फ़ोन में टाइम चेंज हो गया। इंटरनेशनल जो वो रहता है इनका जी, जो एक्सचेंज रहता है उसी के कारण रहता है आपका। उसका अब जो आपका नेटवर्क है जी, वो इंडिया का नहीं होगा, जो चेंज होगा ना जी, फिर वो कनेक्शन करता है चाइना का। लोग जब पूछते हैं ना कि आर्मी वाले करते क्या हैं, जिनके लोग हैं परिवार में आर्मी में, उनको पता है किस सिचुएशन में वो जॉब करते हैं, कैसे वो छुट्टी पे घर आते हैं, -40, -50 डिग्री में काम करते हैं। रियली अ बिग सैल्यूट टू देम। मम्मी के मिलने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ये मम्मी सांगा तेंजिंग नाम के एक बौद्धिस्ट मोंक की है जो 1475 के आसपास की बताई जाती है। ये सदियों से यहाँ दफन थी, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं था। बौद्धिस्ट कल्चर में सेल्फ ममीफिकेशन बहुत ही प्योर, पायस और एक पवित्र प्रक्रिया है। इसके तहत मृत शरीर को मम्मी में तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि बौद्ध भिक्षु अपनी साधना से जीते जी अपने शरीर को उस अवस्था तक पहुंचाते हैं जहां वो सेल्फ ममीफिकेशन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकें। 1000 दिन की पीरियड होता है जब वो अपने खाने पीने पर नियंत्रण कर हर्ब्स वगैरह लेकर अपने शरीर को स्टेज तक ले जाते हैं जहां उनका शरीर डीकम्पोज ना हो पाए। और ये 1000 दिन की प्रक्रिया कम से कम 8 या 10 बार दोहराई जाती है, यानी कि सेल्फ ममीफिकेशन की तैयारी में 3 से 10 साल का समय लगता है। उसके बाद टिन के किसी डब्बे में डालकर उन्हें एक खोदे हुए गड्ढे में ले जाया जाता है। वो वहाँ पर अपनी तपस्या करते हैं। 1 घंटी की डोरी उनके हाथ में दी जाती है। समय समय पर वो डोरी खींचते रहते हैं, जिससे पता चलता रहता है कि हाँ वो अलाइव हैं। जिस दिन डोरी खिंचनी बंद हो जाती है, घंटी बजनी बंद हो जाती है, उसके 1000 दिन बाद उनके शरीर को बाहर निकाला जाता है और सेल्फ ममीफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा माना जाता है। ऐसी ही एक मम्मी ये है सांगा तेंजिंग की, जिसमें उनके नाखून, सिर के बाल बढ़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों तक, जब तक ये कांच की वॉल नहीं थी, टूरिस्ट आते थे और उनके नाखून वगैरह काट कर ले जाते थे। अभी 5-6 साल पहले ये बॉक्स बनाया गया है ताकि उनकी मम्मी को कोई क्षति ना हो सके। चढ़ के आ गए, सांस नहीं आ रहा है। बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि बोला नहीं जा रहा है कुछ भी। जितना दिलचस्प और रहस्यमयी है ये सेल्फ ममीफिकेशन की प्रक्रिया, उससे कहीं ज़्यादा रोमांचकारी है इस मम्मी के मिलने की कहानी। सांगा तेंजिंग सालों से ज़मीन के नीचे थे। 1975 में भूकंप के कारण पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया। उन्हीं में से ये 6 स्तूप भी थे जिनके नीचे वो मौजूद थे। 1981 में
भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे और उसी खुदाई के समय पर उनकी मम्मी बाहर निकली। 2002 में यूएसए के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने वाले लोग गांव में आए और उन्होंने ये पता लगाया कि सन 1430 ईस्वी से ये तपस्या में रत थे और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कितनी अद्भुत और रोमांचकारी है इस मम्मी को देखना। गियू से निकलकर हम चले गए नाको गांव, जिसे नेगो भी कहा जाता है, यानी कि प्लेस ऑफ गॉड। और प्लेस ऑफ गॉड के रास्ते में खूब बारिश आई, हल्का स्नोफॉल भी हुआ, बहुत ही खूबसूरत लगा। नाको विलेज में देखने के लायक है नाको लेक। हम लेक को देखने के लिए चले गए। हालांकि ये बहुत लंबी चौड़ी लेक नहीं है, इसकी लेंथ 100 मीटर और विड्थ 70 या 80 मीटर होगी, लेकिन ये जगह बहुत औसम है। कंप्लीटली अनपॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है और गर्मियों के दिन में हम गए हैं तो हमने झील को ऐसे देख लिया है। अदरवाइज विंटर्स में तो ये जम जाती है और ये सलाह दी जाती है कि लेक से दूर ही रहिए। यहाँ आसपास रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। हम आ गए हैं नाको लेक। ये नाको लेक है, जाते टाइम हम लोगों को इसका करना था लेकिन रह गया था। ये बादल की परछाई इसमें पड़ रही है और इतना ज़बरदस्त व्यू उठ के आ रहे हैं यहाँ से। थोड़ी देर पहले हमें यहाँ किसी लोकल दोस्त ने बताया कि ऊपर चढ़ के ट्रैक करके जाइए और फिर आप नज़ारा लीजिए, तो उसी ट्रैक का रास्ता कवर कर रही हूँ मैं। काफ़ी टफ ट्रैकिंग करके और फिर 10 मिनट तक अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करने के बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम हैं नाको के सबसे ऊपर वाले ऊंचाई वाले पॉइंट पर। ये नाको विलेज है मेरे पीछे, मैं अभी जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पीछे विलेज है और इधर आई लव नाको का साइन बोर्ड, फोटो पॉइंट, ये आजकल हर टूरिस्ट प्लेस पर मिलने लग गए हैं, लेकिन बहुत ही रो और सिंपल सा बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। नीचे वैली में 5 गांव हैं। ये हंगरंग वैली बोली जाती है और इसमें 5 गांव हैं। ये विशिंग व्हील है, आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग सकते हैं। यहाँ से वैली का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। सारे रास्ते में ये मंत्र लगे हुए हैं और सारे पत्थरों के ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं जो कि वातावरण में एक पॉजिटिव वाइब लाते हैं। मैं आप सबको सलाह दूंगी, आप कभी नाको जाएं तो ये 10 मिनट का ट्रैक करके ऊपर ज़रूर जाएं और ऊपर से व्यू ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगती है झील। ऊपर से एक अलग ही नज़ारा ऊपर देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी कोशिश करके आप ऊपर ज़रूर जाइए और हो सके तो विशिंग व्हील तक जाइए, बहुत ही सुंदर जगह है। सामने पेड़ हैं, बहुत खूबसूरती है, सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं और नीचे गांव। नाको व्यू पॉइंट पर 3 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं चला। वहाँ से उतरकर हमने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट की। हमारा आज रात का स्टे था कल्पा में। अब हमारी वापसी की जर्नी शुरू हो चुकी थी और उससे अगली रात का स्टे है रक्षम में। आप चाहें तो एक रात चिटकुल में भी रुक सकते हैं।
रास्ते में सेब के बागान फिर से आने शुरू हो गए थे। हम रुके और एक सेब के बागान में कुछ वक्त हमने बिताया। अब बात स्पेशल अकोमोडेशन टिप की। स्पीति वैली में अकोमोडेशन की कोई दिक्कत नहीं है, होटल्स और होम स्टे हैं बहुत सारे। खाना वहीं पर मिलता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। खाना अच्छा होता है और लोकल फूड होता है। इसके अलावा टिप ये है कि स्पीति ट्रिप पर जितनी भी मोनेस्ट्री आपने मेरे साथ देखी हैं, सभी मोनेस्ट्रीज़ में रहने की, ठहरने की व्यवस्था है। हालांकि इसका कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, लेकिन जब आप पहुँचें तो एक बार आप जाकर ज़रूर चेक करें। अगर वहाँ अवेलेबिलिटी होगी तो आपको रहने दिया जाएगा। इसका दोहरा फ़ायदा है, एक तो ठहरना नॉमिनल चार्जेस हैं, कहीं 300 कहीं 500 रुपये पर हेड, और दूसरा आप वहाँ पर रहकर लामा, बौद्धिस्ट कल्चर और लोकल लोगों का जीवन नज़दीक से देख पाएंगे और आपकी स्पीति ट्रिप और ज़्यादा यादगार बन जाएगी। और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब रमती जोगन, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आ सके। स्पीति ट्रिप का चौथा और आखिरी एपिसोड इसके बाद आने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर सीनिक व्यूज़ से भरा हुआ है। स्टे ट्यून्ड विद रमती जोगन।